कार्यक्रम में मैं हमारे अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि पहले आगे आए, दीप दीप प्रज्वलन करते हुए, माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें। बराबर चली नहीं है आपके दिल में, वो ड्रामा जल्दी पंखा मैं दिल की बात कर रहा था। दिल की आप पंखे से नहीं उठे। ये है ना शिखर पांडे सर, नारी वालों को बुला रहे हैं। आइए ना। लैंप को देख के भारत माता की जय। सर, सर, भारत माता की जय। आज हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविंद राम मेरी जी मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर बहादुर जी मुख्य वक्ता, अभी अध्यक्ष हमारे आदरणीय हैं, उपाध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ श्री गौतम क्षेत्रपाल जी, अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के उपाध्यक्ष श्री रमाकांत पांडे जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच में आके आसन ग्रहण करें। उनका सभी का हार्दिक स्वागत है। अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत सदैव विधि के विकास, विधि अध्ययन के प्रोत्साहन, अधिवक्ताओं के संवर्धन एवं संरक्षण तथा समाज में न्यायपालिका एवं अधिवक्ताओं के सम्मान में अभिवृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। इसके साथ ही परिषद का यह दृढ़ संकल्प रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसी पूर्ण उद्देश्य के निरंतरता में भारत रत्न भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं महान विद्वेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रूप में मनाने के उपलक्ष्य में अधिवक्ताओं के लिए एक गरिमामय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है राष्ट्र प्रथम डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में कर्तव्य और अधिकार का संतुलन। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों में निहित कर्तव्य एवं अधिकार के समन्वय का सिद्धांत वर्तमान सामाजिक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक है।
इस सेमिनार के माध्यम से इन आदर्शों पर गंभीर विमर्श एवं चिंतन का अवसर प्राप्त होगा, जो अधिवक्ता समुदाय की अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग एवं प्रतिबद्ध बनाएगा। इसी अनुक्रम में मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविंद राम मीरी जी के स्वागत के लिए श्री शिखर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए एवं माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। उनके साथ मैं उमाकांत चंदेल जी का भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और सिरफल से उनका स्वागत करें। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री किशोर बहादुरी जी के स्वागत के लिए मैं श्री रमाकांत पांडे जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो माल्य अर्पण से उनका स्वागत करें एवं मैम एम आशा मैडम से भी निवेदन करूंगा कि वे श्रीफल से उनका स्वागत करें। इसके लिए तो रूपनायक जी का बोले था। मंच पर विराजमान हमारे अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष श्री गौतम क्षेत्रपाल जी के स्वागत के लिए मैं रूपनायक जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं एवं उनका स्वागत माल्यार्पण से करें। उनके साथ मैं मनोज मिश्रा जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आकर उनका श्रीफल से स्वागत करें। अब इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविंद राम मीरी जी, जो कि 1972 में वकालत करने के पश्चात अपने वकालत कर रहे हैं। आपने आपातकाल के दौरान देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है एवं 1994 से 2000 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्ष 2021 में आपको वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया और 83 वर्ष की आयु में भी आप एक अधिवक्ता के रूप में सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं। आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि मंच पर आएं और कार्यक्रम के विषय एवं जीवन के ऊपर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। क्योंकि हम संविधान के बारे में आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जो विचार थे और सामाजिक समरसता का जो पाठ पढ़ाया, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि भारत का कि संविधान का जो प्रेमबल है, उद्देशिका है, उसको पहले हम सब दोहराएं। मैं पाठन करता हूं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग, मेरे ख्याल से खड़े जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि संविधान के सम्मान की बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। बैठ मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस गुड़ विषय पर अखिल भारतीय धोते परिषद में ये कार्यक्रम रख करके हम अधिवक्ताओं को संविधान और संविधान के जो प्रणेता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, समाज की सेवा करें। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष और कष्टमय जीवन भरा हुआ है। उनका संघर्ष में रहा, पैदा होने से लेकर मृत्यु होने तक की। मैं समझता हूँ भारतीय इतिहास मेरी जानकारी में किसी के जीवन में इतना संघर्ष किसी ने नहीं किया होगा। जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ उसमें पूरे देश, चूंकि वो महार जाति से थे, जिसको उस समय अस्पृश्य कहा जाता था, क्योंकि उनके पिताजी फौज में हवलदार थे, इसलिए उनसे शिक्षा दीक्षा जो हुई, 17 में प्रारंभिक शिक्षा हुई। देखिए, उनको क्लास के अंदर बैठने का अधिकार नहीं था। मुश्किल से उनकी भर्ती हुई और छुआछूत इतना था कि और विद्यार्थियों के जहाँ जूता रखे जाते थे कक्षा के बाहर, वहाँ उनको एक दरी या बोरा लेके बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। सोचिए क्या स्थिति, कितनी अमानवीय बात है। लेकिन उसके बाद भी वो टॉपर रहे। उनकी माता जी ने कहा था कि बेटा तुम धैर्य रखना और शिक्षा ग्रहण करना। उनको पीने का पानी का घड़ा छूने का अधिकार नहीं था। जिस दिन चपरासी आए तो पीने का पानी मिलता था, वो भी ऊपर से डालते थे, अंजुली भर के वो लेते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आया उस दिन वो प्यासे रहते थे। तब हमारे पास जैसे आजकल बॉटल वगैरह की सुविधा उस समय नहीं थी। ऐसे तैसे करके वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 17 में प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर वो बम्बई चले गए। तो जहाँ गए वहाँ उनका संघर्ष जारी रहा। क्योंकि वो टॉपर थे, इसलिए बड़ौदा के महाराजा जो थे सयाजी राय गायकवाड़, वो चाहते थे कि मेरे क्षेत्र से कुछ कुशाग्र बुद्धि के जो हों विद्यार्थी हों, उनको हम बाहर पढ़ने के लिए भेजें, छात्रवृत्ति देके, फिर वो जब पढ़ाई पूरी कर लें तो हमारे यहाँ वो काम करें। इस शर्त पर उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। आगे देखिए, और बाहर भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व का झंडा गाड़ा। लंदन लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स से उन्होंने किया प्राप्त शिक्षा ग्रहण की, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इस तरह से उनके पास 32 डिग्री हुई, 4 PhD किया उन्होंने। और उसके बाद जब वो भारत लौटे शर्तों के अनुसार से महाराजा के पास, तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी का ऊंचा पद दिया गया, लेकिन उनको रहने का घर नहीं मिलता था। छूत जारी थी, लोग उनको फाइल फेंक के देते थे, पानी पीने को ठीक से पिलाते नहीं थे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ ये हाल हो रहा है, तो मेरे जो बाकी जो समाज के भाई लोग हैं उनका क्या हाल होता होगा। एक दिन पारसी बन करके वो किसी मकान में रहे, लेकिन जैसे ही पता चला कि पारसी नहीं है तो लोग लाठी वाठी लेके टूट पड़े। उनको न तो हिंदुओं ने घर दिया, न पारसियों ने दिया, न सिखों ने दिया, न और धर्म वालों ने दिया।
फिर वो बेंच में बैठ करके काफ़ी रोए एक दिन पेड़ के नीचे और सोचे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद मेरी जब कीमत नहीं है, तो फिर वो अपनी पत्नी के थोड़े जेवर बेच करके जैसा भी हो फिर विदेश गए। नहीं तो उनकी जो कल्पना है आप नहीं कर सकते। दवाई के अभाव में उनके चारों बच्चे काल कवलित हो गए। उनकी पत्नी जो है, ये गोबर से जो अपन लोग छेना थापते हैं ना, बुकले बनाते हैं, वो बना बना के गुजर की। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारे और लंदन गए। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में उनके हिस्सा लेने के बुलाया गया। और बहुत सी कहानी है, जितनी तकलीफ पाई उतने वो सहनशीलता हो गया और उनमें भावना जागी देश प्रेम की। कहा गया है ना, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताई के पीठ दूर दिखावा। तो जितनी संख्या में जितने तादाद में वो तकलीफ पाए उतने वो और मन से चले उग्र होते गए। उग्र मतलब शिक्षा ग्रहण करने की समाज सेवा के लिए, लेकिन देश प्रेम बना रहा उनका। देश के हित के विरुद्ध कभी कार्य नहीं किया। वो चाहते तो लंदन में रहे, अमेरिका में रहे, वहाँ कोई छुआछूत का सामना करना नहीं पड़ा। वो वहाँ जा कर के देश छोड़ करके वहाँ आराम से अपने जीवन बिता सकते थे, बच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देश पहले है, देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। और क्योंकि बैरिस्टर थे तो वकालत में भी ऐसे ऐसे मामला लिए जिसमें कि कोई उनको लेने को तैयार नहीं था। एक आध उदाहरण बताता हूँ आपको। किसी को फांसी की सजा हुई, कोई वकील तैयार नहीं थे, क्योंकि बैरिस्टर थे। तो बहुत लोगों ने चिढ़ाया इनको, जाओ जाओ बैरिस्टर के पास केस लेके। उन्होंने तर्क किया कि सर आपने फांसी तो दी है लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया। उसी के बाद से हैंगिंग टिल डेथ ऐसा कहा जाता है। ऐसे कई केस आए उनके सामने, तो उन्होंने उनका निराकरण किया। उनकी फीस मामूली होती थी। उनकी लाइब्रेरी में 35,000 पुस्तकें थी। अध्ययनशील रहे। क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा, ज़्यादा लंबा, क्योंकि बाबा साहब का वर्णन करने में कई घंटे लग जाएंगे। इतना उनका जीवन रहा, संघर्ष रहा। वो छुआ-छूत के भयंकर शिकार हुए, लेकिन देश में नहीं छोड़े। अब पूना पेट की बात मैं कर रहा हूँ। पूना पेट ऐसा है कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब गए वो, तो उन्होंने वहाँ मांग रखी कि चूँकि मेरे देश में छुआ-छूत है, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हो जिसमें वोटर अनुसूचित जाति के हों, उम्मीदवार अनुसूचित जाति के हों। तो इस बात पर काफ़ी रोष संघर्ष हुआ। महात्मा गांधी जी से भी अनशन पर बैठ गए। अंत में उनके प्राणों की बाजी लग गई। तो डॉक्टर साहब ने समझौता किया राष्ट्रहित में, क्योंकि अगर समझौता नहीं करते तो लाखों करोड़ों जो उनके अनुसूचित जाति के लोग थे उन पर भयंकर कठिनाई आती, मारपीट होती और तरह तरह के जो है प्रताड़ित किए जाते। इसलिए समझौता उन्होंने किया, राष्ट्र प्रथम रखा। ये पूना पेट कहलाता है। अब छुआ-छूत की जो भावना इतनी व्याप्त थी, उन्होंने कहा जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तब मेरे प्रति इतना छुआ-छूत की भावना है कि मेरे लोगों के प्रति क्या होगा। इस धर्म में कुछ नहीं रखा है। फिर येवला में उन्होंने, महाराष्ट्र में, उन्होंने एक व्रत लिया कि हिंदू धर्म में जरूर पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मानूंगा नहीं। उनके पास मुसलमान धर्म के लोग आए, भाई हमारा धर्म अच्छा है। ईसाई धर्म में लोग आए, हमारा अच्छा है। ऐसे कई लोग आए, लेकिन उन्होंने काफ़ी समय लिया, सोच विचार के उन्होंने आखिर बौद्ध धर्म में अपनाया। बौद्ध धर्म में कोई छुआ-छूत जात पात नहीं है और भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए वो हिंदू धर्म के नज़दीक है करके उन्होंने अपने मृत्यु के 1.5 महीना पहले बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली। नागपुर में दीक्षा भूमि के नाम से जो है, आप कभी नागपुर जाए तो वहाँ देखें, दीक्षा भूमि में प्रेरणा मिलती है, उसको प्रेरणा स्थल कहा जाता है। इस प्रकार से बाबा की जो जीवनी रही, वो चाहते तो बाहर चले जाते लेकिन देश छोड़ के नहीं गए, अपने लोगों को छोड़ के नहीं गए। और इस तरह से उनका देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम बना रहा।
संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी समिति के वो अध्यक्ष रहे और 60 देशों की यात्रा करके वहाँ के जो अच्छे अच्छे जो संविधान की जो बातें थी उस संविधान को हमारे बाद में सब उन्होंने सम्मिलित किया है। और संविधान जितने भी कानून बनते हैं संविधान के प्रावधानों के अधीन बनते हैं। और हम आप सब वकील हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ लॉ कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहलाता है। तो अगर विधायिका ने जो कानून बनाया तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को, तो चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। आपका अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है, ये इसकी एक उन्होंने विस्तृत रूपरेखा दी है। तो आज के अवसर पर हम वकील के नाते हम सबका कर्तव्य है कि समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी हम मदद करें, सामाजिक समरसता का पालन करें और बाबा साहब के उद्देश्य को हम फलीभूत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया। बोला तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन कम समय में जितना बना कि देश को उन्होंने कभी सेकंड नहीं रखा, देश को उन्होंने हमेशा प्रथम रखा। इस बात को हमको अंगीकार करते हुए हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना है और जहाँ जहाँ हमको सामाजिक विषमता दिखती है उसको अपने स्तर पर हम हल करने का प्रयास करें, तभी हम उद्देश्य में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सचिव। आप अगर नारा लगाए तो कह सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब। अब तो इनकी प्रतिमा लगाने की होड़ लग गई है। साउथ कोरिया में किम जोंग ने सोने का मूर्ति बनवाया है। अब नॉर्थ कोरिया के जो है, और ये नियम भी लग रहा है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट में भी लग पा रहा है। जातिवाद अभी भी हावी हो, जेल जाने के बाद भी कुछ वकील भिड़े हुए तो वहाँ ना लगे। गनीमत है हमारे यहाँ लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इतने साल बाद मूर्ति लगी हुई है। तो लंदन में मैंने खुद देखा है, उनका बड़ा स्टेचू है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाते हैं, वैसे बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अम्बेडकर को जाना जाता है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करता हूं कि आपके इस मार्गदर्शन एवं निर्देश के साथ हम ऐसे ही अग्रसर रहें अपने जीवन में। अब मैं यह कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष श्री रजनीश सिंह बघेल जी के उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्षता में किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए मैं श्री राजेश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। एवं मैं राम नारायण साहू जी से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और श्रीफल से उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर बहादुरी जी, जो कि 38 सालों से अपनी सेवाएं बतौर वकील दे रहे हैं। आप सन 2008 से 2014 तक उच्च न्यायालय बिलासपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी पदस्थ थे। आपका वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में चयन सन 2021 में हुआ एवं आपके द्वारा कई बड़े क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एवं सिविल मामलों में पैरवी की गई, जिसके प्रेसिडेंट्स आज भी हम अपने न्यायालय में पेश करके केस में जीत हासिल करते रह रहे हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मंच से हमारे बीच मौजूद सभी अधिवक्ताओं को आज के कार्यक्रम के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। किसी को लगा दें जिस पे ज्यादा क्लियर नहीं, इको तो हो रहा है ना? ये उसके लिए है। अच्छा, दोनों के लिए। हाँ, अच्छा। आदरणीय मीरी जी, प्रणाम आपको। मेरे साथी रजनीश, नमस्कार आपको। और सारे अधिवक्ता बंधुओं को मैं स्वागत करता हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है कि बाबा साहब कैसे थे, क्या किया उन्होंने और उनको क्या स्ट्रगल करना पड़ा। सर ने पहले ही बहुत बता दिया।
और सारी चीजें आपको नेट में मिल जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलने के लिए ये एसोसिएशन ने इसलिए बुलाया क्योंकि सर आप अपना आइडिया दीजिए क्या सोच सकते हैं। प्रोबेबली यही कारण होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टेज पे तो बोला नहीं हूं। एक चीज मैं सोचता हूं, सपोज करिए पूरा देश राष्ट्र प्रथम जो कह रहे हैं, आपके लिए आपका प्रथम क्या है? नहीं, सबसे पहले आपका शरीर है। करेक्ट है? शरीर प्रथम। मैं नहीं रहूंगा तो कोई नहीं, ना होता मैं तो क्या होता। शरीर को मान लीजिए राष्ट्र, और इसके जितने विंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट या असेंबली, ये आपके तीन चीजें हैं, ब्रेन, हार्ट एंड लिवर। If you don't have the combination of all three to maintain the state, your state will fail. Perfect? In your body, आपको क्या लगता है सबसे निकृष्ट पार्ट जिसको आप समझते हो, जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते, वो क्या है? सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं बोल रहा हूं जो निकृष्ट है। ये आपका डिप्लोमेटिक आंसर है कि सब पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट बोलिए, इसीलिए तो सोचना जरूरी होता है। निकृष्ट पार्ट आपके पैर की सबसे छोटी वाली उंगली है, जिसको आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो, उसके ऊपर ख्याल भी नहीं करते आप। ठीक है, लेकिन दो वक्त वो याद दिलाता है आपको, जब आपका पैर दरवाजे के कोने में लगता है वही उंगली, फटाक से तो झंझना देता है यहां तक। दूसरा, इमेजिन करिए वो छोटी उंगली को स्ट्रेट तरीके से काट दिया जाए, पैर से निकाल दिया जाए, यूजलेस है। डार्विन का प्रिंसिपल है, पैर को इसको काट के ऐसा सीधा पैर से निकाल देते हैं। आप खड़े हो पाएंगे? बैलेंस कर पाएंगे अपने आप को? तो उसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं आप? अगर आप खड़े ही नहीं हो पाए, आप बैलेंस ही नहीं कर पाए अपने आप को, तो आपका शरीर चलेगा नहीं। सेकेंड थॉट ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट, शरीर अगर आपका देश है, तो सबसे पहले सबसे सुरक्षित और सबसे कड़क बोन आपके शरीर में कौन सा है? सबसे कड़क और सबसे सख्त बोन, हड्डी कौन सी? फीमर? रॉन्ग। नो नो, ये फ्रंट अपैरेटस। दीवार में 10 बार ठोक के देखो, नहीं फूटेगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को 10 बार ठोको, गया। करेक्ट है? दिमाग के पीछे क्या है? जस्ट पीछे, ये बोन के पीछे ब्रेन। ईश्वर ने आपको सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपके थॉट प्रोसेस को दिया है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन। करेक्ट? ये मेरा थॉट है भाई, मैं कहीं पढ़ा नहीं हूं, मैं एक विचार के लिए रख रहा हूं। और आपके जो जितने इंद्रिय हैं, स्किन, आईज, नोज, टंग, ईयर, ये सारे आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। द थॉट प्रोसेस पाने के लिए यू नीड हेल्प ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव्स टू प्रोसेस अ थॉट। देन आफ्टर थॉट प्रोसेस यू गेट अ डायरेक्शन फॉर द एंटायर बॉडी। So without making any derogatory statement to any sect, best you can explain as labor is your hand and foot. लेबर आपका पांव और हाथ ही है। करेक्ट है? कभी आपने ऐसा झगड़ा देखा है क्या शरीर में, अगर लकवा ना मार गया होगा तो, कि हाथ बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, पैर हड़ताल पे है कि मैं काम नहीं करूंगा, और हार्ट बोलता है मैं सब आपको 24 घंटे धड़कता हूं, मैं नहीं धड़कूंगा, योर कंट्री विल गो। दैट इज व्हाट प्रोबेबली
was the idea inequality. आप अपने शरीर के किसी अंग को, जैसे भाई गौतम ने कहा कि सब बराबर हैं, that is probably the idea. Nature teaches me, so I take clue from the nature. आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या सोचना है इसके बारे में? What is your fundamental duties? चैप्टर 4A आर्टिकल 51A 12 ड्यूटीज हैं. नेशन के लिए ड्यूटी है, फ्लैग के लिए ड्यूटी है, डेरोगेटरी टू वुमेन काम नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए ड्यूटी है, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की ड्यूटी है. ये ड्यूटीज हैं. बट दोज ड्यूटीज अनफॉर्चुनेटली आर नॉट एनफोर्सिएबल. तो मेरा थोड़ा पढ़ना, मेरा सोच थोड़ा सा अलग होता है. गलत बोलूंगा तो माफ करिएगा, मन में ही माफ कर दीजिएगा. मैं सोचता हूं चैप्टर 3 इज योर राइट एंड ड्यूटी बोथ. कैसे? ये तो राइट की बात करता है, ड्यूटी तो कहीं लिखा नहीं है. राइट टू स्पीच. सो आई एम स्पीकिंग, यू ऑल आर लिसनिंग. ठीक है? You are accommodating me to make a speech. Now you have got a duty to hear me, enshrined within Article 19. जो कोई बोल रहा है तो उसको बोलने देने का हमारा ड्यूटी है. कोई इक्वालिटी है, इक्वालिटी करने का हमारा ड्यूटी है. इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का हमारा ड्यूटी है. मेरा राइट को एग्जर्ट करते हो ना आप. क्यों एग्जर्ट करते हो? क्योंकि मेरा राइट है. साइमल्टेनियसली उस पर छुपा ये है कि ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इक्वली. गॉट माय पॉइंट? सब मुझे एडवर्टाइजमेंट निकला, मुझे इस पे रिक्रूट नहीं किया गया, दो आई क्वालिफाई अंडर क्वालिफिकेशन XYZ. मीनिंग देयर बाय द पर्सन हु इज सिलेक्टिंग यू, he is not performing his duty of Article 16. करेक्ट है? अगर वो परफॉर्म कर देता तो आपके पास तो पिटीशन ही नहीं है. अब आता है आपका एक्चुअल ड्यूटी. वो तो ड्यूटी है ही है आर्टिकल 51 में कि आप फ्लैग को थोड़ी जला सकते हो, फॉरेस्ट को खत्म थोड़ा कर सकते हो. उस तरह से उस विद आर्टिकल 51A and the 12 clauses enshrined therein, I think we should read it along with chapter 3 also, in light of imagining the entire country as a body. Body first, the country first. अब आज के तारतम्य में आप बीइंग एन एडवोकेट इसको कैसे क्या कर सकते हो? देखिए, हमारे पास दो बहुत बड़े वीकनेस है. क्या? हमारे बाजू से एक आदमी हमेशा खड़ा रहता है जो ये कहता है आप गलत बोल रहे हो, और हम मेरे लॉजिक को या हम दोनों के लॉजिक को एक ऐसा तीसरा आदमी डिसाइड करता है जिसको हम नहीं जानते कि क्या सोच रहा है. ठीक है? सत्यजीत रे साहब का नाम सुना होगा. उनके पिताजी थे सुकुमार रे. 1920-21 में जब अंग्रेजों का शासन चलता था तो बच्चों के लिए, बाकी किताबें बहुत लिखी है उन्होंने कहानी की, बट बच्चों के पौध को तैयार करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी, कविता की किताब, जिसमें कविताएं बनी हुई थी. अगर कोई बंगाली जानते हैं, पढ़े हैं, जैसे बहन पढ़ी होगी बंगाली, वो किताब में एक जुडिशरी का के ऊपर एक कविता है. वो कविता में ऐसा कहा गया है कि एक दिन जंगल में डिस्प्यूट होता है तो एक जज के पास ले जाते हैं वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने. डिस्प्यूट किसमें है? हिरण और खरगोश में. कौन कहां का गाजर खाएगा, कौन कहां की चने चुगेगा, इसका डिस्प्यूट. सुन कौन रहा है? आउल. आउल समझते हो? उल्लू. उसकी तस्वीर भी वो बनाते थे कविता में. आउल सुन रहा है तो आउल की आंखें हमेशा बंद रहती आधी.
ठीक है ना। उसकी फोटो में ऐसे ही बताया कि आउल आंखें बंद करके सुन रहा है। सबसे दुख की बात, जो मुझे आज भी बहुत दुख होता है, उस वक्त तो समझ में नहीं आया था, दोनों खरगोश और हिरण के वकीलों को फॉक्स बताया। फॉक्स क्यों बताया गया? क्योंकि फॉक्स इज सपोज टू बी चतुर, चालाक, बदमाश, ठीक है। और वो पीड़ित पक्षकार जो है वो खरगोश और हिरण है, जो हमेशा चरा जाता है, जिसको हमेशा खाया जाता है। सटायर देखिए। और वो जुडिशियल सिस्टम में और चल रहा है, आउल बीच बीच में आंख खोलता है और हाँ तुम बताओ करके फिर सो जाता है। वो कविता में है। क्या आपको नहीं लगता कि 1920 में लिखी गई ये कविता, 19 में लिखी गई ये कविता आज भी प्रासंगिक है? कोई बुरा माने तो मान ले, बट जो मेरे दिल में आ रहा है मैं कह रहा हूं स्पष्ट। किसी को आपने, मुझे तो ऐसे बहुत साल हो गए देखे, यहां पे देखा है हमने कि जज आपको ऐसे सुनता है आंख खोल के, ये क्या बोले आप, ये क्यों बोले आप। ये सीन अब मिट रहा है। आर वी, बेसिकली इसको सोचिएगा, आर वी इन द लाइट ऑफ earning or professionally striving or professionally being great, succumbing to the pressure of the Lord without going into what exactly is the case is, where the constitution is actually breached? कर रहे हैं भाई बहन लोग, लात मारेंगे मेरे को, बट यस कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? जज भी आंख मार के, मेरे साथ हुआ है, रिप्रेजेंटेशन करा देते हैं। I was surprised in a case which was a case of recovery of undisputed amount. Materials were supplied to the state. State acknowledged that yes, Mr. X, you have supplied goods worth 20 lakhs, 10 lakhs, X amount. And the funds from the state have come to your 50%. 10 लाख अभी ले जाइए, 10 लाख जब आएगा हम आपको देंगे। वो लेटर है, हमने एनेक्स्चर में लगाया। सुनो, अभी बाबा साहब को तो हम याद कर रहे हैं, सर ने भी बताया कि स्ट्रगल में भी वो कितना पीस रख के, कितना स्ट्रेंथ रख के उन्होंने किया था। उसका 1% भी हम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। The opposite party see the fun of our institution. After 6 hearings, could not take a stand कि भाई कोई स्टैंड तो लेंगे कि नहीं मेरे को ये पैसा नहीं देना, नहीं वो लेटर गलत है, नहीं वो लेटर फर्जी है, नहीं इसने सप्लाई नहीं किया था। कोई तो स्टैंड लेंगे। द काउंसिल कम्स हरीडली, अ यंग मैन, इमेंस एनर्जी, 2 मिनट में ठीक करवा दूंगा, इस तरह के एटीट्यूड में आए। बस सर वी आर रेडी, वी आर रेडी। उनको बोलिए रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, विल पे, विल पे। आई सेड सर रिकॉर्ड कर लीजिए, ये ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न। तो जज साहब तब आंख मारे, बोले जाने दीजिए ना, हो तो गया रिप्रेजेंटेशन, आपका काम हो गया। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर मिला, पार्टी मेड अ रिप्रेजेंटेशन, हैप्पी सर। नहीं नहीं, नथिंग अगेंस्ट द जज, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम सर। पार्टी भाई बहादुरी साहब करवा दिए, सर थैंक यू, सर थैंक यू। मिठाई का डब्बा उब्बा शाम में ऑफिस आ गया, सर बहुत बड़ा काम हो गया, अब तो दे ही देंगे वो लोग, वकील तो उनका बोल ही डाला सर। ठीक है ठीक है, जाओ लगाओ। हमारी बदमाशी हमको तो मालूम है, तुमको क्या मिला। तो गया, रिप्रेजेंटेशन किया, कोई जवाब नहीं आया। 3 महीने हो गए सर, क्या सर पैसा नहीं दे रहे हैं सर। 4 महीने हो गए सर, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हाँ अब कंटेम्प्ट लगा दीजिए, उसका पिताजी भी देगा। भारी जोश में फिर पैसा लिए, फिर कंटेम्प्ट लगाए। मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं आप में से किसी की बात नहीं। कंटेम्प्ट लगा, 6, 8, 10 कंटेम्प्ट लगे एक साथ। कि साहब ऐसा ऑर्डर था। उस समय उनके काउंसिल ने, मेरे जूनियर्स गए थे, उस समय उनके काउंसिल ने एडमिट किया था सर कि हम दे देंगे।
एक्चुअली वही था. विद दैट अंडरस्टैंडिंग माय लॉर्ड्स वेर प्लीज टू ऑर्डर अ रिप्रेजेंटेशन. So we had made the representation. 6 months have lapsed. Nothing has happened. Notice 4-6 महीने हो गए. नोटिस वोटिस यूं त्यों. फिर आया अपोजिट पार्टी स्टेट. फिर कहता है कि सर कंटेम्प्ट इज नॉट मेंटेनेबल. क्यों भाई, क्या हो गया? सर आपने कोई टाइम लिमिट थोड़ा दिया था. अरे we flipped the pages. Yes, there was no time. तो जज ऐसा मुस्कुराते हैं, टाइम तो नहीं दिया था. अरे तो सर क्या करें? अरे मिस्टर एक्स, पास सम ऑर्डर, अदरवाइज कहां जाएंगे ये? मतलब उसी में हमको रिलीफ मिल रहा है. सी वेयर वी आर स्टैंडिंग. मैं सबके लिए बात कर रहा हूं. आज किस जगह पे खड़े हैं. Then they passed an order during pendency of the contempt, as if the contempt was pending for pressurizing them to pass an order. He passes an order rejecting my claim, then again writ. 6 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइट के एक बेंच के सामने. उस बेंच ने कहा, उस पे फिर अगेन स्टेट, नाउ थ्रू अ डिफरेंट यंग मैन, सर देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज. रटाया बिल्कुल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रटाया डिफेंस. सर देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज. Sir, yes, there is an arbitration clause. So, Mr. Bhadri, why you have come? Sir, this is not a case of arbitration. Why? Sir, this was admitted claim. This is second round of litigation. अच्छा ऐसा है क्या? लाइए. हाँ तो क्यों? आर्बिट्रेशन क्लॉज कौन सा है? सर आर्टिकल 24 लिखा तो है. सर दिस कैन नॉट बी आर्बिट्रेटेड बिकॉज देयर इज नो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. दिस इज एडमिटेड क्लेम. दीज आर 6 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. यूपी जल निगम से लेके सारे दे दिया. सब देखिए एडमिटेड क्लेम है. यू कैन फाइल अ पिटिशन. एंड अनफॉर्चुनेटली सर दे हैड नॉट टेकन एनी स्टैंड. अरे उससे कुछ नहीं होता. सर अभी इन्हीं का एक दूसरा कंपनी सर जेब से निकाल के दे रहे. सर 11/6 का एप्लीकेशन था उनका. उस पे कोर्ट ने, डीबी ने बोल दिया आर्बिट्रेशन में जाओ. आर्बिट्रेशन में जाओ. भादुड़ी साहब आप पढ़ते नहीं, आपके जूनियर्स पढ़ते नहीं. अरे यार, that was an application under 11(6). This is a writ petition, and there is no disputed question of fact. No, arbitration में जाए. Went to dismissed, went to appeal, dismissed. Appeal was admitted at first. बोला अरे ऐसे कैसे होगा? Oh no. यूपी जल निगम साइट हुआ, दूसरे जजमेंट साइट हुए, एनेक्स्चर P6 साइट हुआ. अरे उस पर तो एडमिशन है. नो, जवाब दीजिए. 6 months लैप्स्ड. फाइनली हमने किसी को नहीं दिया है भागड़े साहब. यू आर नो स्पेशल, डिसमिस. क्या ये अंबेडकर जी सोचे थे? क्या ये राइट टू इक्वालिटी है? मेरा केस छोड़ दीजिए, ऐसे कई केसेस आप लोग देखते होंगे. व्हाट डू वी डू? ही वॉज एन एडवोकेट. Everybody in the parliament at that point of time was an advocate. Can we not, under the promise to ourselves, promise to the body, promise to the country, हमेशा वो नेतागिरी की बात अच्छी नहीं लगती कि गरीब को आखिरी पंक्ति में जो खड़ा है उसको कभी दिए हो? आखिरी पंक्ति वाले को दिल पे हाथ रख के बोलो, आखिरी पंक्ति वाले को कभी एक पेड़ा मिला है मंदिर में? उसको घुसना पड़ता है भीड़ ठेल के आगे. आखिरी पंक्ति वाले को कभी नहीं मिलता. आप दिला भी नहीं सकते. अनलेस एंड अनटिल इट इज अ जॉइंट एफर्ट. कागज में लिखने को तो आपने लिख दिया कि साहब वी आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट. आप उसी चैरियट के व्हील है क्या? हमारी जो टेंडेंसी होती जा रही है, आई एम सॉरी, थोड़ा ही सा लूंगा बस, मुझे भी भागना है. सोचने के लिए थोड़ा सा दे रहा हूं, सोच लीजिएगा सिंसियरली. Are we becoming too professional? भाड़ में गया आर्टिकल 14 सर. घर चलाना है सर. स्कूटर में तेल लगता है, लाइब्रेरी लेनी है.
प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी स्थिति इस जेंटलमैन जैसी नहीं है. If you want to inspire yourself, inspire with the circumstances of what he was, how he was treated. फॉर एग्जाम्पल मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरा छोटा भाई है, मुझे बचपन मैंने काफी समय से जानता है, बुरा नहीं मानेगा. ए मिस्टर एक्स, तुम यार नायक हो, यहाँ नायकों का कोई काम नहीं, चलो दरवाजे के बाहर जाओ. क्या फील करेगा? तुम फ्रंट में कैसे बैठ गए, चलो जाओ. आप वो तो फील नहीं कर रहे ना, आपको वैसा तो कोई नहीं कर रहा है ना. आपको बेसिक मार चालाकी की पड़ रही है. फॉक्स, वो कविता में जो फॉक्स लिखा है, यू आर बिकमिंग दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन ह्यूमन बीइंग. So if you want really to pay him respect, be a human being first, then a good lawyer first. Don't dream of becoming a senior advocate or becoming a judge. The day you dream, मैंने किसी को एक बोला था तो वो बड़ा खुश हो गया था, पता नहीं. मैं बोला एक मर्द, a compromised man can never be a मर्द. सोच के देख लेना. मर्द बनना है तो मर्द रहो, कॉम्प्रोमाइज नहीं. मुझे समझा दो मैं गलत हूं, सर आंखों पे, सिर झुका लूंगा, घुटने पे आ जाऊंगा, यस प्रूव्ड आई एम रॉन्ग. बट द मोमेंट यू बिकम फॉक्स एंड यू कॉम्प्रोमाइज, भूल जाओ, मजे करो, समोसा जलेबी खाओ, घर जाओ, भाड़ में जाए काहे सभा का समय खराब. यू हैव टू थिंक ऑन दीज लाइन्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड विद दिस आइडिया, फॉर शॉर्ट पीरियड अभी बोलना चाहूं तो बहुत बोल सकता हूं, बट पीरियड शॉर्ट है. यू कुड गेट व्हाट आई इंटेंड, व्हाट आई फील. थैंक यू वेरी मच. मेरे को पेशेंटली सुना आपने, धन्यवाद. Thank you so much, sir, for sharing your experience and thoughts with us and enlightening us and guiding us on our principles and rights and duties. Now, अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री शिखर शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं एवं आभार प्रकट करें. आज के कार्यक्रम के सफल संचालन और के लिए मैं सबसे पहले अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री किशोर भादुड़ी सीनियर एडवोकेट सर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ समय निकालकर हमें मार्गदर्शन प्रदान किया. मुख्य अतिथि श्री गोविंद राम मेरी सीनियर एडवोकेट सर का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अपने कीमती समय से हमें कुछ समय निकालकर हमें प्रदान किया. श्री रजनीश सिंह बघेल जी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, एवं श्री गौतम खेत्रपाल जी, उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. साथ ही आप सभी अधिवक्ता गणों का आज के इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. साथ ही हमारे कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो सहायता प्रदान की है हमें, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. सबसे अनुरोध करूंगा कि जनगणमन के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं. उसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था है, स्वल्पाहार के बाद सभी उसके पश्चात जाएं. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा. कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय.
मातरम मातरम